तीसरा व्याख्यानमाला है श्रीमती मालती देवी श्री पुण्यलाल पटेल अस्मिन पर्यावरण दर्शन व्याख्यानमाला प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह आरा। श्री श्याम सिंह नेगी अस्मिन वैदिक व्याख्यानमाला प्रोफेसर गायत्री सिन्हा जबलपुर। हाँ मैडम आए। बैठिए ना भैया। शोध पत्र वाचन है डॉक्टर रंजना शर्मा राय, आपका 5वां है। सर अब मैं डॉक्टर रिपोर्टर डॉक्टर रेणु चौधरी जी से मैं कहता हूँ आदरणीय आज के टेक्निकल सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर एडी शर्मा सर, आज के टेक्निकल सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर एडी सर, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनगण। सर ये बताएं इसको माइक को ऐसे घुमा ना दे। हाँ घुमा दे। मैडम खड़े हो समय न जाए करते पहली व्याख्यानमाला के लिए जो कि डॉक्टर अनिल तिवारी सर के द्वारा प्रस्तुत होनी है प्रोफेसर अजय कुमार चटर्जी बौद्ध व्याख्यानमाला के लिए मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी से आग्रह करती हूँ सर अपने व्याख्यानमाला को प्रस्तुत करें। मैं सर से आग्रह करूँगी कि हमारे पास कुल 90 मिनट का समय दिखाया गया है, तो 18 मिनट्स 18 मिनट्स में आपको अपना ये पत्र वाचन पूरा करना है। बहुत बहुत आभार रेणु जी। आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर अंबिका दास शर्मा, मंच पर विराजमान हमारे विद्वान सहभागी, श्रोताओं, विद्वान साथियों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दर्शन परिषद, और उसमें मुझे एक व्याख्यानमाला के लिए नामित किया गया, तो मैं हृदय से आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय का, सचिव महोदय का और उनकी पूरी टीम का। ये व्याख्यानमाला प्रोफेसर अशोक कुमार चटर्जी बौद्ध व्याख्यानमाला के नाम से जानी जा रही है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा थोड़ा सा बायोग्राफी से। प्रोफेसर अशोक कुमार चटर्जी 27 नवंबर 1925 को जिनका जन्म हुआ और 21 अप्रैल 2021 को उनकी शांति। प्रोफेसर अशोक कुमार चटर्जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर TRV मूर्ति के सानिध्य में दीक्षित विद्वान थे। प्रोफेसर चटर्जी और प्रोफेसर मूर्ति दोनों विद्वान बौद्ध दर्शन की महायान परंपरा के साधक रहे हैं। उन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को इस विधा का केंद्र बनाया। प्रोफेसर चटर्जी ने प्रोफेसर मूर्ति की द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म जो 1955 में प्रकाशित हुई थी, उससे प्रेरणा लेकर द योगाचार आइडियलिज्म
जो 1962 में प्रकाशित हुई, लिखा। और इस तरह जहाँ गुरुजी ने माध्यमिक दर्शन के मौलिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, वहीं शिष्य ने योगाचार विज्ञानवाद के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मूर्ति ने अपनी पुस्तक गुरु प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित करके कृतज्ञता जताई। वहीं प्रोफेसर चैटर्जी ने अपनी पुस्तक के प्राकथन के रूप में अपने गुरु प्रोफेसर मूर्ति का आशीर्वाद पाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोफेसर राधाकृष्णन, प्रोफेसर मूर्ति और प्रोफेसर चैटर्जी की गुरु शिष्य परंपरा मिलती है। और इसी श्रेणी में प्रोफेसर अंबिका दास शर्मा जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रोफेसर चैटर्जी के शिष्य रहे हैं, तो ये परंपरा हमारे समक्ष विद्यमान है। जैसा हमने देखा कि जो ग्रंथ प्रोफेसर मूर्ति और प्रोफेसर चैटर्जी ने लिखा, उसमें बहुत सारी समानताएं भी हैं। तो मैं एक समानता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो उसकी संरचनागत समानता है, जिसमें पहले भाग में, दोनों पुस्तकों में पहले भाग में संबंधित परंपराओं का ऐतिहासिक विवेचन किया गया है। मध्य भाग में उस परंपरा के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है और अंतिम भाग में उस सिद्धांत का कुछ पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांतों से तुलना की गई है। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार चैटर्जी की कृतियों में कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा आपके समक्ष, जिसमें द योगाचार आइडियलिज्म सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। रीडिंग्स ऑन योगाचार बुद्धिज्म उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। कैसेट्स ऑफ बुद्धिस्ट थॉट, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साक्षी, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसको हमारे समक्ष जितने बौद्ध दर्शन के अध्येता हैं, उनको इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए और दर्शन के विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी कृतियाँ हैं। अपनी पुस्तक जो द योगाचार आइडियलिज्म शीर्षक से प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने ज्ञान मीमांसा को प्राथमिकता देते हुए योगाचार विज्ञानवाद को ज्ञान मीमांसीय विज्ञानवाद या प्रत्ययवाद कहा। उनके अनुसार सत्ता संबंधी कोई सिद्धांत एक ज्ञान मीमांसा की प्रापेक्षा रखता है, अर्थात ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा का निर्धारण करती है। और ये बात जब मैं पढ़ रहा था और इसको लिखा, तो प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि इस विचार को उन्होंने अपने जीवन के आगे के चरण में उलट दिया। तो तत्व मीमांसा को उन्होंने अपने प्राथमिकता में देखा और ज्ञान मीमांसा को उपकारक के रूप में। लेकिन ये चूंकि योगाचार आइडियलिज्म जब उन्होंने लिखा था, पहले प्रकाशन जब हुआ था, तो उसमें उनका यही विचार था। और वो कहते हैं कि इस प्रकार तत्व के स्वरूप के निर्धारण में प्रकाशक की बजाय ज्ञान की रचनात्मक भूमिका होती है। और यह कांट की उस धारणा जैसा है जिसमें कांट बुद्धि प्रकट का निर्माण करती है, ऐसा है। तो प्रोफेसर चैटर्जी के अनुसार विज्ञानवाद की सामान्य धारणा में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, ज्ञान रचनात्मक होता है। दूसरी, ज्ञान में कुछ भी प्रदत्त नहीं है। तथा तीसरी, रचनात्मक ज्ञान ही सत्य। तो इस आधार पे जब वो पूरी पुस्तक की रचना करते हैं, तो शुरुआत में ही ये घोषित कर देते हैं कि विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी बौद्ध परंपरा का मूल मंत्र है, क्योंकि ज्ञान विचार की विषय वस्तु का ज्ञान या विचार से स्वतंत्र कोई बाह्य आलम्बन असिद्ध है। अस्तित्व का कथन ज्ञान सापेक्ष है। विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी इस प्रकार अस्तित्व के कथन में विचार की रचनात्मक भूमिका को आपादित करती है। विचार में अपने विषय को बाह्य वस्तु के रूप में आरोपित करने की प्रवृत्ति होती है और यही प्रस्थापना बौद्ध परंपरा को वस्तुवादी ज्ञान मीमांसा से अलग करती है। प्रोफेसर चैटर्जी के गुरु प्रोफेसर मूर्ति के विचार में बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा का फलक इतना बड़ा है
कि इसे किसी एक वैचारिक धरातल पर समेटना असंभव है। उनका विचार है कि माध्यमिक दर्शन इस परंपरा का केंद्रीय सिद्धांत है, क्योंकि तत्व और ज्ञान मीमांसीय विचारों की विविधता और सीमा को देखते हुए तत्व के बारे में दृष्ट शून्यता का कथन ही तार्किक है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपनिषदों पर आधारित आत्म परंपरा के परीक्षण पूर्वक बुद्ध वचनों पर आधारित नैरात्म परंपरा का सुसंगत और तार्किक विश्लेषण उन्होंने किया। जैसा हम जानते हैं, तार्किक विश्लेषण का उद्देश्य किसी अभिमत के पक्ष में विश्वास को मजबूत करना होता है। ये किसी अभिमत को निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु उसके संबंध में उठ रहे संशय का निराकरण अवश्य करता है और इस प्रकार उस मत की स्थापना और स्वीकृति की बृहत्तर भूमिका को बनाता है। इस पत्र में मैंने जो प्रयास किया उसमें तर्क को समझने का प्रयास किया और ये एक चिंता से उत्पन्न हुआ, जिसमें कहा गया कि तर्क अप्रमा की कोटि में आता है। ये अन्नम भट्ट की किताब में बताया गया। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि तो हम तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हरदम तर्क की बात करते हैं और तर्क को अप्रमा में रख दिया गया, तो तर्क की कोई भूमिका है भी कि नहीं। तो इस प्रेरणा से मैंने इस पे कुछ शोध करना शुरू किया और उसके जो शुरुआती फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये ऐसा इस विचार से भी प्रभावित है कि ये दोनों विद्वान प्रोफेसर चैटर्जी और प्रोफेसर मूर्ति जब ये कहते हैं कि कोई बौद्ध की विशेष शाखा केंद्र में है बौद्ध चिंतन के, तो उनका तर्क क्या है। ये पूरे अध्ययन के पीछे मेरी ये खोज करने की मंशा रही। तो मैंने सोचा पहले तर्क को तो समझ लें कि वास्तव में है क्या, तर्क को किस ढंग से हम समझते सीखते। तो मैंने अपने लिए एक परिभाषा बाकी परिभाषाओं से प्रेरणा लेके गढ़ी। संशय की दशा में निश्चित ज्ञान की दशा की ओर बढ़ने की मानसिक क्रिया को हम तर्क कह सकते हैं। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय द्वारा अनेक प्रकार से इस क्रिया का विश्लेषण किया गया है और हम जानते हैं कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थों में इसका स्थान दिया गया है। तो तर्क वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करने का जो साधन है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो तर्क से ज्ञान नहीं होता है, तो होता क्या है। तो हम एक तो ये कह सकते हैं कि तर्क की हमारे लिए कोई निश्चित भूमिका नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान पाना चाहते हैं और तर्क ज्ञान के लिए कोई हमारा साधन नहीं है, तो कोई भूमिका नहीं है। लेकिन परंपरा में कहते हैं कि तर्क की एक भूमिका ये है, और वो विशेष भूमिका, केंद्रीय भूमिका है कि ये हमें संशय से निर्णय की तरफ बढ़ने में उपकारक होता है। और इसी भूमिका के कारण जो तर्क होता है वो प्रमाण का भी उपकारक होता है, प्रमाण का अनुग्राहक होता है, माने सहायक होता है। तो किसी ज्ञान के लिए प्रमाण लागू हो, उस दशा के उस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। तो कैसे करता है, इसमें मैंने ये दिखाया है कि तर्क की जो एटिमोलॉजी है वो क्या है। तो हम ये देखते हैं कि मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। न्याय दर्शन के अनुसार वस्तु के तत्व का ज्ञान प्रमाण पूर्वक ही होता है, इसमें तर्क की सक्षमता नहीं होती। वस्तु के तत्व के ज्ञान का अर्थ है उसके सामान्य और विशेष धर्मों का निश्चित ज्ञान होना। सामान्यतः तर्क प्रक्रिया की भूमिका वही होती है जहाँ सामान्य धर्मों का तो बोध होता है, परंतु विशेष धर्मों की उपलब्धि नहीं होती। जैसे सामने कोई वस्तु दिखी तो वो ठूंठ है, माने स्थाणु है, या कोई मनुष्य है, ऐसा संदेह होता है। इस दशा में ज्ञाता तर्क कर सकता है कि यदि यह ठूंठ होता या स्थाणु होता तो गतिमान नहीं होता। चूंकि यह गतिमान है इसलिए ये ठूंठ नहीं हो सकता।
ऐसा तर्क किसी वस्तु के ठूंठ होने की संभावना को शिथिल करके उसमें मनुष्य होने की संभावना को प्रबल करता है। तो हम इस तरह देखते हैं, तर्क का जो स्वरूप है वो वास्तव में संशय की दशा जहाँ होती है वहीं लागू होता है, और उसके बाद वो उस पक्ष की तरफ झुकाव रखता है जो जिसके होने की संभावना प्रबल होती है। तर्क को हम ऊह कहते हैं, और हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊहापोह में लगे हैं, या बड़ा ऊहापोह की सिचुएशन। जब मैं तर्क पे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा ऊहापोह तो बहुत ही गहन दार्शनिक शब्द है। ऊह अपोह करता है, ऊह को तर्क के अर्थ में ही लिया जा रहा है, तर्क की ही एक पर्यायवाची है। अगर आप अमरकोश देखें तो अमरकोश में अध्याहार ऊह और तर्क को एक ही अर्थ में लिया जाता है। तो पर्यायवाची के रूप में देखते हुए जब हम सामान्य ढंग से प्रयोग करते हैं ऊहापोह, तो ये बहुत ही मीनिंगफुल शब्द होता है। जयंत भट्ट ने अपनी न्यायमंजरी में, मैं कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूं समय के लिए, 3 स्तरों संशय, निर्णय और तर्क के स्वरूप पर विचार करके अंतर स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए मानो हम एक ज्ञान दशा में विचार करते हैं कि ये ठूंठ है या मनुष्य, ये संशय की दशा है, ये ठूंठ है या मनुष्य। निर्णय की दशा क्या हो सकती है? ये मनुष्य है, निश्चित ज्ञान हो गया, ये मनुष्य है। तो तर्क का स्वरूप किस रूप में हमारे सामने आता है? वो जिस भी प्रक्रिया को फॉलो करता है तो हमें इस निश्चय तक पहुंचाता है कि यह मनुष्य होना चाहिए। तो ये ठूंठ है या मनुष्य, और यह मनुष्य है, इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है वो इसके आसपास है कि ये मनुष्य होना चाहिए। और ऐसी दशा तक वो चिंतन चला जाता है जहाँ पर प्रमाण लागू हो जाता है, प्रत्यक्ष हो गया या अनुमान हो गया या बाकी प्रमाण हो गए, वो वहाँ लागू हो जाता है। तो इस अर्थ में कहते हैं कि तर्क प्रमाण का अनुज्ञापक है या अनुग्राहक है। बहुत सारे उदाहरण हमने दिए हैं जिसमें तर्क के अनेक परिभाषाओं को लिया गया है। मैं वरदराज की तार्किक रक्षा के रेफरेंस में बात करना चाहूँगा, जिसमें तर्क को प्रमाण का अनुग्राहक बताते हुए बोला गया है, पक्षे विपक्ष जिज्ञासा विच्छेद तदनुग्रह, अर्थात पक्ष में विपक्ष की जिज्ञासा का विच्छेद ही तर्क का अनुग्रह है। नारायण भट्ट ने मानवीयोदय में तर्क की परिभाषा करते हुए ये बोला कि प्रमाण द्वारा जिस अर्थ को स्थापित किया जा रहा हो उसके अन्यथा भाव की आशंका को निर्मूल करने के लिए अन्यथा भाव में दोष का कथन करना ही तर्क होता है। तो अन्यथा भाव में दोष का कथन करना माने किसी अनिष्ट जो अस्वीकार दशा है उसको पॉइंट आउट करना है। तो इसीलिए तर्क को परिभाषित करते हुए उसको अनिष्ट प्रसंग के रूप में भी देखा गया। तो तर्क प्रमाण का अनुग्रह कैसा होता है उसमें मैं एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जैमिनीय न्यायमाला विस्तर में सायण माधव ने ये बताया कि कहीं कहीं तर्क शब्द प्रमाण का अनुग्राहक होता है, और हम देखते हैं मीमांसा दर्शन तो वास्तव में वो तर्क प्रक्रिया है जिसमें वेद के वाक्यों का अर्थ निश्चय होता है। तो जिस प्रक्रिया से वो निश्चय करते हैं वही हम तर्क के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने सायण माधव ने कहा कि तर्क कभी कभी शब्द का भी अनुग्राहक होता है, माने शब्द प्रमाण लागू हो जाए और ज्ञान उत्पन्न हो जाए, वहाँ कैसे अनुग्राहक होता है। तो एक उदाहरण दिया कि जैसे वेदों में कहा गया है कि धान को कूट करके और पीस करके उसका जो मटेरियल बने उसका पुरोडास बनाना चाहिए।
तो प्रतिपक्षी ये कह सकता है कि ये तो सामान्य बात है, इसको वेद में लिखने की क्या आवश्यकता है, और वेद में कोई ऐसी बात लिखी है जो इतनी सामान्य है कि सबको पता है, तो एक तरह से व्यर्थता है, तो वेद का वो वाक्य व्यर्थ हो गया। तो वो अर्थपूर्ण है, इसके लिए क्या तर्क करते हैं। तो जैसे कोई प्रश्न कर रहा है कि ये विधियां लोक में प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनसे संबंधित वेद वाक्य व्यर्थ हैं, तो इस तर्क के उत्तर में कहा जा सकता है कि इस निर्देश के अभाव में, अगर ये निर्देश नहीं होता तो कोई व्यक्ति हो सकता है नाखून से या मुंह से काट के उसकी भूसी हटाने का प्रयास करता, यानी कोई ऐसी जो अवांछनीय तरीका है उसको अख्तियार कर सकता था। तो इसलिए वेद में इस बात को निश्चित रूप से कह दिया गया। तो तर्क करके वेद के इस वाक्य की व्यर्थता को हम बचा पा रहे हैं। यही भूमिका तर्क की बाकी प्रमाणों के रेफरेंस में भी होती है। और हम देख सकते हैं अर्थापत्ति जो स्पष्ट रूप से तर्क की भूमिका को स्वीकार करता है, जिसमें दो ज्ञानों के बीच में आपको विरोध दिखता है और उससे तीसरे ज्ञान को तर्कपूर्वक निकालते हैं। तो तीसरे चीज को हम देखते हैं, तीसरे तथ्य का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये तर्क की प्रक्रिया से ही। तो अर्थापत्ति प्रमाण भी तर्क की प्रक्रिया से, बाकी परंपरा में ऐसी ये सारे जितने प्रमाण की व्यवस्थाएं हैं वहाँ तर्क की अनुग्राहक भूमिका होती है। यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।